दीप्ति दुबे और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और आइए विस्तार से आज की तमाम बड़ी सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। लोकसभा प्रत्याशी सुरेंद्र राजभर का आया बड़ा बयान। जी हां, ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्रालय से बर्खास्त कर दिया गया है। इस पर लोकसभा प्रत्याशी सुरेंद्र राजभर ने कहा कि जब मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था तो बर्खास्तगी की बात आई ही नहीं। अनिल राजभर पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अनिल राजभर बीजेपी वालों का झूला ढो रहे हैं और ढोते ही रहेंगे। अनिल राजभर ने कभी पिछड़ों, दलित और गरीबों की लड़ाई लड़ी ही नहीं है और ना ही आगे लड़ेंगे। वाराणसी से हमारे संवाददाता शैलेंद्र प्रताप सिंह से बात करते लोकसभा प्रत्याशी सुरेंद्र राजभर। नेताजी एग्जिट पोल आने से कह रहे हैं कि मोदी जी वाराणसी से जीत गए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब मोदी जी जीत रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो एग्जिट पोल में बंद है सर। अब मतगणना होने के बाद नहीं, एग्जिट पोल जैसे मीडिया वाले एग्जिट पोल में कह रहे हैं कि मोदी जी वाराणसी से जीत रहे हैं, तो एग्जिट पोल को आप कुछ कहना चाहेंगे? मीडिया वाले तो सब पेपर में पूरा छापे हुए हैं। क्या छापे? जी जो ये छापे हैं कि अब पूरे मोदी जी हर जगह है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी है, और ट्रक पकड़ा जा रही है। चंदौली में ट्रक जो है आई थी फर्जी ईवीएम मशीन, फर्जी ईवीएम मशीन हाँ आई थी। जब उसको घुसने नहीं दिए, वहाँ से महेंद्र पाड़े जो है कि रोने लगे। वो अपना आंसू पोंछ रहे हैं, इज्जत बचा रहे हैं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं सांसद रहा हूँ। क्या यह बात सही है कि महेंद्र पांडे जी चुनाव से पहले ही मतदाता के उंगली पर निशान लगवा देते थे? हाँ, ये सब लगवाए हैं, एकदम लगवाए हैं। ये सब बेचारे जो है कि देख रहे हैं कि नैया घसक रही है। नैया जब घसक रही है तो अपना वो दिखा रहे हैं कि हमारी सरकार है। इस बार आयोग जो है बड़ा नरमी हो गया है। टीवी राजेश्वर जब थे आयोग अध्यक्ष, तो ऐसे लोग नहीं हैं यहाँ बैठे। अच्छा, जिन्होंने उस समय बसपा सरकार उत्तर प्रदेश में बहुमत में आई। अच्छा, ओम उस प्रकाश समय हजारों को भी वोट नहीं देने दिया जा रहा था। तो ऐसे अभी कमियां हैं बहुत से। ये जो लोग आए हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी के सभी वो आरएसएस के सब लोग हैं जो पड़े हुए हैं, तभी ना ऐसा हो रहा है। अच्छा, ओम प्रकाश जी के लिए जो बर्खास्ती हुई है उनकी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वागत है बर्खास्तगी। जिन्होंने पहले त्याग दे दिया, जब त्याग दिए तो उसको बर्खास्तगी निकालना नहीं चाहिए पेपर में। जब उनका काम आ रहा है, अच्छे बोल रहे हैं पिछड़ी जातियों के बारे में, विकास के बारे में, तो पेपर में नहीं आ रहा है। अब बर्खास्त करने के लिए बड़ा पेपर लगवा दे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दिन है ना। अरे सुनने में आता कि वो कह रहे थे कि अब हम अथवा इस्तीफा नहीं देंगे, उसके बाद भी सीएम योगी जो करना नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग राजभर समाज का वोट लेना चाहते हैं। राजभर समाज, और राजभर समाज में जो दो गलवे बच्चे हैं जिनको अपनी कहानी मर्यादा नहीं याद है, अपने कुल वंशज का, यही भारतीय जनता पार्टी, यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब राजभरों को पासी कह दिए, सुहेलदेव पासी जब कह दिए, तो किसी को आवाज़ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं। आपको कहीं कोई चमार बना दे राजभर को, तो क्या चमार बन जाएंगे? पासी सुनने में इन लोगों को बढ़िया लगा और इसलिए मंत्री पद पे आ गए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एक राजभर गए तो एक राजभर हमारे पास है अभी, अनिल राजभर। वो जान रहे हैं कि जो हमारे मंत्री जी जो छोड़ दिए चूस करके, जिसको खा करके हजम करने के बाद जान ही रहे हैं, नटाई के नीचे जाने के बाद वो सो जो है मलबे में चला जाता है। तो वो छोड़ दिए हैं, वो दे दिए हैं। एक हैं जो अपने समाज के अनिल राजभर जी, हाँ वही हैं। लेकर क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो खुद जो है कि भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंसे हुए हैं। काम करा ले राजभरों का, 27% डिवाइड करवा दें, 27% में आरक्षण डिवाइड करवा दें। हम मान जाएं कि ये इनको जो है कि पिछड़ी जाति का किए हैं। होमगार्ड का जब मंत्री थे तो होमगार्डों का जो सस्पेंड हुए हैं बेचारे दौड़ रहे हैं। यही एक भरहरिया गांव है, वहाँ के एक राजभर है, उसको सस्पेंड कर दिया। वो इसी विभाग के मंत्री रहते हुए भी उसको बहाल नहीं करवा पाए। वो क्या करेंगे? वो जा करके वही झोला ढोएंगे। बीजेपी का झोला ही ढोने लायक है, काम करने लायक नहीं है। पूरे बनारस में कोई ऐसा व्यक्ति हो, बता दे, एक खंड पाइप लगवा दिए हो किसी के घर?
दर्शकों अब यहाँ ले लेते एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप जानते हैं कि जिस मकान का नींव जितना मजबूत होता है उसे उतना ही ऊंचा बनाया जा सकता है, और जिस देश में जितने अधिक साइंटिस्ट, डॉक्टर या इंजीनियर होते हैं वह देश उतना ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा देश को ताकतवर बनाए तो उनके सर्वांगीण विकास के लिए एडमिशन कराइए। 40 वर्षों से वाराणसी के नंबर 1 कोचिंग पांडे कोचिंग सेंटर द्वारा संचालित एमआर बनारस पब्लिक स्कूल में बनारस के सबसे अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, पढ़ाई का आधुनिक तकनीक जिससे बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी सुविधा, स्वच्छ एवं हवादार कमरे, अभिभावकों को होमवर्क कराने का टेंशन नहीं, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश पर विशेष ध्यान, घर पर ट्यूशन और कोचिंग की कोई जरूरत नहीं। आज ही आप अपने बच्चों का एडमिशन कराएं एमआर बनारस पब्लिक स्कूल में। यहाँ पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई में पूरी संतुष्टि मिलेगी और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम समाज से जातिवाद, धर्मवाद व संप्रदायवाद को समाप्त कर सकते हैं। एमआर बनारस पब्लिक स्कूल, DLW, कंदवा गेट के पास, परमहंस नगर, वाराणसी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बाबा पर हुआ जानलेवा हमला। जी हां, प्रयागराज में सूरज कुंड चौकी के आगे चौराहा पर मंदिर में कुछ दिन पहले एक बाबा पर हमला हुआ। इसके बाद बाबा का मोबाइल भी खो गया, जिसमें बाबा के कार्यकर्ताओं व सहयोगियों से घटना की वॉइस ओवर थी। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रानू सिंह से बात करते परमहंस योगी राज महाराज, सत्या जायसवाल व अश्विनी यादव। अपना नाम बताएं। परमहंस योगी राजकुमार जी महाराज। अपने साथ घटे घटना के बारे में थोड़ा बताएं। घटना जो है 14 तारीख की है। भोर में कुछ अराजक तत्व आए और आकर के हम अपना मंदिर को 4 बजे ही उठ जाते हैं, साफ सफाई और अपना व्यवस्था में लग जाते हैं। तो वो आकर के हमको कहा कि बाबा यहाँ से चले जाओ, ये मंदिर बंद कर दो, जो भजन वजन बजाते हो बंद कर दीजिए। हमने कहा भाई आपका क्या नुकसान है इसमें, आप लोग जाइए अपना काम करिए। नहीं, जो हम कह रहे सुनिए। तो हमने कहा कि ठीक है जाइए अपना काम करिए। तो वो एक बार चले गए, चौराहे तक जा कर के फिर लौटे। हम जैसे ही मंदिर की ओर घंटी बजाने जा रहे थे, सब व्यवस्था करके, वैसे ही हमारे पीठ पर जो है ये ओखे की तरफ जो है एक 1/4 था जो है ईंटे का बहुत तगड़ा से प्रहार किया। ऐसा प्रहार किया हमको वज्र जैसा लगा। लगने से हम अपने आप के नियंत्रित हो गए और होकर के बैठ गए। फिर संभलते हुए आकर के अपने आसन पर बैठे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? आपका सुना आपका मोबाइल आपका हुआ करता था। सिलसिले में सब कार्यक्रम होते हुए दूसरे दिन रात में 1-1:15 बजे रात कोई आदमी कूद करके पीछे से आया और शास्त्री जी वो मच्छरदानी लगा के लेटे हुए थे और वो मच्छरदानी पर ब्लेड मार करके और हाथ डाल के मोबाइल लेकर के भाग गया। जब भाग के जब कूदा धड़ाम से तो उनका आँख खुल गया। तो उन्होंने जब जगाया हमको तो हमने देखा, हमने कहा ये तो कोई आ गया और कुछ भी कोई सामान नहीं छुआ, केवल मोबाइल ले गया। कोई ऐसा ही अराजक तत्व के व्यवस्था में है जो कि वो दूरसंचार की व्यवस्था से हमको खंडित कर रहा है। वो यंत्रों को हटवाने का व्यवस्था की यंत्र नहीं रहेगा तो सूचना नहीं मिल पाएगा। और अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगे लोग तो हो सकता है कि आगे चल करके और अपनी घटना होने की संभावना है। अनेक स्थानों पर देखा गया, जब लोगों ने सूचित किया तो कोई व्यवस्था नहीं करते, जब बाद में घटना घट जाती है तब सारी व्यवस्था प्रशासन करता है। हाँ भाई साहब, का नाम? सत्येंद्र कुमार जायसवाल, समाज सेवी। बाबा जी पर क्या हुआ जो, और सुना कि मोबाइल भी इनके पास था, वो भी इस समय नहीं है। ऐसा है कि महाराज जी के ऊपर जब हमला हुआ था उसके बाद से ही सारी प्रक्रिया चल रही है। 1 हफ्ता हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई और 14 तारीख से आज जो है 20 तारीख हो गई है और कोई प्रशासन इस समय मदद नहीं कर रही है। और जो भी मोबाइल में रिकॉर्डिंग थी वो भी मोबाइल यहाँ से चोरी हो गया। इस तरह की वारदात हो रही है। मैं क्या सोचूं, क्या समझूं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए और उसके बाद भी प्रशासन कोई कार्य नहीं कर रही है। इसके लिए मैं बहुत खेद करता हूँ। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहते हैं प्रशासन की जो लापरवाही हो रही है? प्रशासन की लापरवाही ठीक है, कह रहे हो रही है, और दूसरा पहलू भी ये देखना चाहिए प्रशासन अपना है, ऐसी बात नहीं है। प्रशासन ने कहा है कि जो
चुनाव ख़त्म हो जाए उसके बाद कार्रवाई करेंगे। और जो है बाबा जी को ये तो धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, इनके लिए तो समर्पण कह रहे हैं कि मैं जो है राउंड करूंगा, 100 नंबर की गाड़ी लगाऊंगा, जल्द से जल्द गिरफ्तारी करूंगा। पर जो है हम लोग संतोष रखते हैं क्योंकि हम लोग जो है शांति प्रिय आदमी हैं, धार्मिक प्रवृत्ति, क्योंकि धार्मिक आदमी कभी भी जो है आकर्षित नहीं होता, क्रोधित नहीं होता, वो हिंसा की तरफ नहीं जाता। इसीलिए हम लोग धैर्य बनाए हुए हैं। अगर आने वाले समय में प्रशासन साथ नहीं देगा तो हम लोग मौन धारण करेंगे और मौन धारण करके हड़ताल की ओर बढ़ेंगे। और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग जो है हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। ये प्रशासन की तरफ से हम लोग कहना चाह रहे हैं। हमले के बाद से अभी तक कोई सिक्योरिटी दी गई चौराहे पर? नहीं, हम लोग गए थे तो सिक्योरिटी की बात नहीं है। बात यह है कि इस समय चुनाव चल रहा है, चुनाव के कारण ड्यूटियाँ काफ़ी लोगों की लगी हुई है, सिपाहियाँ बाहर हैं, इसलिए प्रशासन ने कहा कि चुनाव ख़त्म हो जाएगा तो महाराज जी को जो है सिक्योरिटी के लिए हम लोग जो है 100 नंबर की गाड़ी को गश्त पे चलाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है, पर भाई लगातार जो है घटनाएं हो रही है महाराज जी के ऊपर। हम लोग चिंतित हैं क्योंकि हम लोग के महाराज जी हैं, हम लोग के महाराज जी के मतलब हिंदू समाज के हैं। अगर भाई आज उनके ऊपर आक्रमण होता रहेगा तो हम लोग का घर परिवार में जो भी अलौकिक एक रोशनी है या कि एक प्रकार से कह सकते हैं पूजा पाठ, ये सब समझिए पूरे हिंदू समाज के ऊपर ये एक प्रकार से जो है कलंकित है। कि बताइए साधु संत जो केवल समाज सभी, हमारे महाराज जी तो ऐसे है कि सभी आदमी को चाहे जो भी हो, गरीब है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ घड़े का पानी रखा रहता है। गर्मियों के दिन में जानवर के साथ साथ इंसान को पानी पिलाते रहते हैं। हर चीज़ मतलब जितना भी पुण्य का काम है वो करते रहते हैं। पर कुछ अराजक तत्व को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, वो सोच रहे हैं कि शांति भंग कर दिया जाए। तो मगर ऐसी बात नहीं है। हम लोग जो है हम महाराज जी के भक्त हैं, हम लोग को केवल न्याय पुलिस के द्वारा चाहिए। कोई भी समाज में हम लोग जो है वातावरण को दूषित नहीं करना चाहते और ना करेंगे। इसीलिए हम लोग शांति से बस केवल अपना कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नहीं होगा जबकि इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जिससे समाज में जो है प्रदूषण पैदा ना कर सके। आपका नाम? अश्वनी यादव, अधिवक्ता, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा उपाध्यक्ष, चौक मंडल प्रयागराज। अब यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज 21वीं सदी में जबकि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर बीमारी से या तो इलाज संभव है या तो उससे बचाव, उसके बावजूद भारत जैसे मान्यता प्रधान देश में लोग कुछ बीमारियों को या तो लाइलाज मान लेते हैं या तो इतना गंभीर कि उसका अंत अब उनके जीवन के अंत के साथ ही होगा। और ऐसी ही एक बीमारी है घुटने का दर्द। घुटने का दर्द एक ऐसी बीमारी है जो भारत में सामान्यतः 50 वर्ष के ऊपर के हर तीसरे व्यक्ति को हो जाता है। पहले तो मरीज इसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन बाद में यही घुटने के दर्द की बीमारी मरीज को इस कदर परेशान कर देती है कि सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद मरीज बिस्तर पर पड़े रहने के लिए बाध्य हो जाता है और यही मजबूरी उसे डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। अपने पूर्वांचल वासियों को यह बताते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि अपने बनारस सुंदरपुर में ओमेगा प्लस हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो मेट्रोज की सारी फैसिलिटी बहुत कम खर्च में लेकर आया है। इससे पूर्वांचल के साथ साथ आसपास के प्रदेश के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। इन सब के पीछे गुणवत्ता, अतिदक्ष टीम व अत्याधुनिक फैसिलिटी एक बहुत बड़ा राज है। आज हम आपको परिवार के 3 लोगों से व जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर कर्मराज सिंह से मिलाएंगे, जिससे आप मरीजों के साथ साथ डॉक्टर के अनुभव को भी जान लें। तो उदयराज जी, आप हमें बताएं कि घुटने का दर्द आपको कब से शुरू हुआ? 2004 में मेरे दोनों घुटने में दर्द प्रारंभ हो गया और तब से 2010 तक मैंने कई जगह दवा कराई। दिल्ली में गया, बनारस में कई एक अस्पताल में गया, लेकिन आयुर्वेद में, होम्योपैथ में सब जगह दवा कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अंत में यहाँ डॉक्टर कर्मराज सिंह से संपर्क किया तो इन्होंने दोनों घुटने का ऑपरेशन करने को कहा और इस प्रकार 2 दिसंबर 2010 को
मेरे दोनों घुटने का ऑपरेशन इन्होंने किया। तो उदयराज सिंह जी, आप हमें ये बताइए कि ऑपरेशन के कितने दिनों बाद आपने प्रॉपरली चलना शुरू कर दिया था? ऑपरेशन के दूसरे दिन मुझे चलाया गया और 2-4 दिन के बाद जो है मैं अपने पैर पर चलने लगा और उसके बाद मैं बहुत इत्मीनान से चल फिर सकता हूँ, बिना छड़ी के चलता हूँ और मुझे कोई तकलीफ नहीं है। असल में घुटने के दर्द की बीमारी और भी अधिक गंभीर और खतरनाक हो जाती है क्योंकि इसके पीछे कई भ्रांतियां फैली हुई हैं। जैसे ऑपरेशन के बाद मरीज चल नहीं सकता, ऑपरेशन के बाद मरीज अपने घुटने मोड़कर नहीं बैठ सकता, 70 वर्ष की आयु के बाद यदि ऑपरेशन हुआ तो इसका कोई लाभ नहीं होगा, और सबसे बड़ी भ्रांति तो यह है कि एक साथ दोनों घुटने का ऑपरेशन नहीं हो सकता। 1996 में बास्केटबॉल ग्राउंड में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं गिरा स्लिप होकर के। तब से मुझे मेरे गले में दर्द शुरू हुआ और उस वक्त वो ऑपरेशन के लायक नहीं था। फिर मैंने नेचुरल ट्रीटमेंट लिया और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया, कई जगह गया मैं और उसके बाद काफ़ी राहत मिली। लेकिन 2008 में दोबारा एक्सीडेंट हुआ, मैं स्कूटर से गिर गया और उसके बाद फिर वो मेरा गले का दर्द जो है धीरे धीरे ख़राब होता चला गया और एक ऐसी स्थिति आ गई कि मैं बहुत ही झुक करके चलने लगा। मैं एक प्रकार से काफ़ी जिसको कहते हैं कि क्रिपल, मेरा एक पैर पर ज़्यादा बोझ आने लगा और मैं बहुत ही झुक करके चलने लगा, तो मुझे बहुत परेशानी होने लगी और धीरे धीरे मेरे दूसरे पैर में भी वो दर्द होना शुरू हो गया था। मुझे वाराणसी में एक अच्छे डॉक्टर, सर्जन और जो एक बढ़िया से बढ़िया हिप रिप्लेसमेंट जॉइंट का जो प्लांट है वो दे सकें, इसकी तलाश थी। और उसकी तलाश में मैं डॉक्टर करमराज सिंह के पास ओमेगा हॉस्पिटल में पहुंचा, जहां मेरी तलाश ख़त्म हुई। और ऑपरेशन के बाद जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैं दूसरे दिन ही मैं खड़ा हो गया और सीधा हो गया। और उसके बाद आप आश्चर्य करेंगे कि 1 महीने के अंदर में मैं अपनी कार ड्राइव करके सारनाथ से अपनी फैमिली को लेकर के डॉक्टर साहब से मिलने आया। तो डॉक्टर पेमा, आप हमें बताइए कि आपने कैसे सोचा कि आपको डॉक्टर करमराज सिंह जी से ही मिलना चाहिए? आपके पास कई ऑप्शंस थे, एज यू आर फ्रॉम एन एजुकेशनल सोसाइटी, यू नो वेल। Yeah, you are right. I have many friends from abroad, and they have suggested me, but because due to some problem, I wanted to have my operation here, and then in 2013 in May, I have seen in paper an advertisement of Dr. Karmraj Singh, so I cut the paper that advertised and kept with me. This way I started to find out who is Dr. Karmraj and how he is and what his qualities and all these things. तो इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको करमराज सिंह जी के बारे में पता चला? जी हाँ। What other options you were having? I mean, आपने क्या सीधे यही कंसल्ट किया? मुझे मेरे सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब ने मुझे दिल्ली या और कहीं फॉरेन में ही ऑपरेशन करने के लिए सजेशन दिया, बट I don't know what happened to me, because when I saw this advertisement of Dr. Karmraj Singh, that very day I had a feeling from inside that I should meet this doctor. There is a connection with me with this doctor. अगर वाराणसी जैसे शहर की बात की जाए तो पूरे पूर्वांचल में बनारस एकमात्र ऐसा शहर है जो चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे आगे है, और ओमेगा हॉस्पिटल बनारस का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां दोनों घुटनों का सफल ऑपरेशन किया जाता है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर करमराज सिंह जी से कि घुटने का दर्द आखिर होता क्यों है और इसके सफल इलाज क्या है। आज की हमारी वार्ता, हमारी बातचीत आपके साथ गठिया, उसकी भ्रांतियाँ, जोड़ पत्थर ऊपर से संबंधित, इसके बारे में हम आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं। गठिया हमारे बुजुर्गों के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है, परिवार की खुशी छीन लेता है, बुजुर्गों को लाचार कर देता है। हम चाहते हैं कि इसके बारे में आप पूरी और अच्छी और सही जानकारी प्राप्त करें
ताकि हम इस अभिशाप को दूर कर सकें। गठिया शुरुआती दौर में खाली थोड़ा सा दर्द पैदा करता है, दिक्कत करता है चलने उठने बैठने में, जो कि बड़े आराम से दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से और कुछ खास बूट से ठीक हो सकता है। फिर थोड़ी सी और ये बढ़ता है तो दूरबीन विधि से अथवा सुई के तरीके से इसको भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन इलाज करते करते एक समय आ जाता है जब हम गठिया को ठीक नहीं कर पाते दवाइयों से और सुइयों से और फिजियोथेरेपी से। इसकी वजह है कि जो परत है हड्डियों के बीच की, जो हमारी फीमर बोन है और टिबिया बोन है, वो आपस में इतनी घिस जाती है कि चलना दुश्वार हो जाता है, सीढ़ी चढ़ना उतरना, हम अपनी दैनिक नित्य क्रिया करने में असक्षम हो जाते हैं। ये जब गठिया अपने अंतिम रूप में आता है तो ये परिस्थिति उत्पन्न होती है। गठिया का इलाज जोड़ प्रत्यारोपण जरूर है, लेकिन जोड़ प्रत्यारोपण एक 101% एफिशिएंसी वाली, प्रिसिशन वाली सर्जरी है, जिसमें कि गठिया के लिए शल्य ऑपरेशन, गठिया के ऑपरेशन के तरीके को, गठिया में जो पार्ट लगने वाले होते हैं जिसको प्रोस्थेसिस कहा जाता है, और सर्जन व उसकी टीम, हर एक चीज़ 101% होनी चाहिए। अब कुछ भ्रांतियाँ जो गठिया के बारे में होती है, लोग कहते हैं ऑपरेशन कराने के बाद लोग चल नहीं पाते हैं। हम तो ये कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद लोग दूसरे दिन चलते हैं। हमारे साथ के कुछ मरीज हैं जो अपनी व्यथा सुना रहे हैं, अपनी कंडीशन सुना रहे हैं ऑपरेशन के पहले, और ऑपरेशन के बाद उनका कितना अच्छा रिजल्ट आया इसके बारे में वो बताते हैं कि वो सेकंड डे से चलना शुरू किया। ये कैसे संभव हुआ? लेकिन संभव है। दूसरे दिन से उन्होंने चलना शुरू किया और आज 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, आज तक चल रहा है। और अब तो वो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चल रहे बिना दवा के। ये एक चमत्कार नहीं, ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है कि ये चीज़ें संभव हैं। जोड़ प्रत्यारोपण के बारे में एक आम सवाल होता है कि घुटना अगर बदलना है तो उसमें बदला क्या जाता है। जैसे एक भ्रम होता है कि जब घुटना बदला जाता है, लोग सोचते हैं कि ये एक घुटने का मॉडल है। लोग सोचते हैं यहाँ से हड्डी काटी जाती है, ये काट जाती है, एक बड़ा सा घुटना फिट कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है। घुटने में जो हड्डी का जो पार्ट जो घिसा रहता है उसको खाली कैप की तरह नया लगा दिया जाता है। उसी प्रकार से नीचे की हड्डी भी कैप की तरह लगा दी जाती है। तो जो लाइनिंग ख़राब होती है घुटने की, बस उसी को बदला जाता है। मैक्सिमम हड्डी तो वैसे ही रखी जाती है, इसको नहीं हटाई जाती, खाली लाइनिंग बदल दी जाती है और ये लाइनिंग जीवन भर चलता है। फिर लोगों का ये सवाल होता है कि कूला प्रत्यारोपण में क्या होता है, उसमें क्या विधि की जाती है। तो कूला प्रत्यारोपण में जो सॉकेट होता है उसमें जो हमारा प्राकृतिक सॉकेट होता है उसमें कृत्रिम सॉकेट डाला जाता है, और जो हेड टूट जाता है, घिस जाता है, ख़राब हो जाता है, उसकी जगह एक कृत्रिम हेड डालते हैं, आर्टिफिशियल हेड और आर्टिफिशियल सॉकेट। ये एग्जैक्टली यही चीज़ की जाती है। ये आप देख रहे हैं, ये एक आर्टिफिशियल हेड है और ये आर्टिफिशियल स्टेम है जो कि जांघ की हड्डी के ऊपर भाग में से डाल दी जाती है, और यहाँ का नेचुरल बॉल जो प्राकृतिक हेड है उसको हटा दिया जाता है। उसी प्रकार से ये सॉकेट होता है जिसको कि ठीक किया जाता है, बदला जाता है, और ये ख़राब होने पे सॉकेट को हम लोग चेंज करते हैं। ये सॉकेट होता है जो कि अंदर डाला जाता है। इस प्रकार से ये इस पर लगा होता है और हमारा कूला हर दिशा में वर्क कर पाता है। जब ये सॉकेट इसमें जाता है, फिर इसी कूले का ये मूवमेंट आप देखिए, ये बैठने की, ये खड़े होने की, ये अगर हम पालथी मारते हैं तो ऐसे है, और ये सब मूवमेंट हर दिशा में संभव है। तो इसको लार्ज हेड कहा जाता है। और इसमें यह है कि पेशेंट ज़मीन पे बैठ सकता है, इंडियन स्टाइल टॉयलेट यूज़ कर सकता है, साइकिल चला सकता है, गांव में काम कर सकता है, गाय का दूध रोज़ दूह सकता है, जो कि लोग कहते हैं संभव नहीं है, ये मिथ्या है। हर चीज़ पेशेंट कर सकता है। एक सबसे नवीनतम टेक्निक जो ओमेगा प्लस हॉस्पिटल में आई है और कई पेशेंट्स ने कराया है, उसमें क्या होता है कि हम अब 100 डिग्री से हम 101 डिग्री से 102 डिग्री तक जा रहे हैं। यानी कि घुटने के परफेक्शन को हम चरम सीमा तक ले जाना चाहते हैं। बेटर देन परफेक्ट नहीं, वी आर ट्राइंग टू बी बेटर देन परफेक्ट। उसके लिए प्री प्लान का एक सिस्टम आया कि आपके घुटने का हम सीटी स्कैन करते हैं, उस सीटी स्कैन को अमेरिका भेजते हैं, 5 दिन बाद मॉडल बन के तैयार होता है, उसी के अनुसार घुटने को काटा जाता है और वो 1-1 डिग्री 1-1 मिलीमीटर सही होता है। तो दुनिया का सबसे उत्तम, सबसे सर्वोत्तम जोड़ हम आपको दे पाते हैं, जिससे उसकी लाइफ कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है।
अब हम हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के इंचार्ज डॉक्टर मनीष को आपके सामने इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे टीम के ये एक अभिन्न अंग है कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को चलाना, फिजियोथेरेपी होना, एक्सरसाइज होना, इस चीज़ को रियलाइज़ कराते हैं, इस चीज़ को अचीव कराते हैं। तो डॉक्टर मनीष, आप ज़रा अपनी बातों को और अपने अनुभव को शेयर करें लोगों के साथ। ऑपरेशन के बाद एक फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका बहुत बड़ी होती है कि पेशेंट को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस मिलेना, उसके विश्वास को जीतना कि नहीं आप दूसरे दिन से आप चल सकते हैं, कर सकते हैं। ये साइकोलॉजिकली उनको समझाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि नहीं आप कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट ऑपरेशन के बाद बहुत ही डरा होता है। उसे लगता है कि इतना बड़ा ऑपरेशन हो, हम चल पाएंगे कि नहीं, खड़ा हो पाएंगे नहीं। लेकिन जब हम उसको पूरा कॉन्फिडेंस मिले कि ऑपरेशन के दूसरे दिन ही हम उसको फिर से चलाते हैं, और ये कार्यक्रम धीरे धीरे होता रहता है। उसे कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद पेशेंट को लगता है कि हम आगे और क्या कर सकते हैं, ये जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। और हम लोग यहाँ पे पेशेंट को डिस्चार्ज समय 5वें दिन पेशेंट को स्टेयर क्लाइंबिंग करा के उसके बाद घर जाने की अनुमति देते हैं। उसके बाद फिर हम जब रिस्ट्रिक्ट रिमूव के लिए बुलाते हैं तो 2 या 3 दिन कुछ पेशेंटों को, 10% पेशेंटों को 2 या 3 दिन रुकना पड़ता है। बाकी तो सब एक्टिविटी करते रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो नए जोड़ पे चलना उनको पूरी तरीके से नहीं आता। वो जैसे चलना चाहिए सही तरीके से वो चलना वो भूल चुके होते हैं अपने ख़राब जोड़ पे चलते चलते। इसलिए उसको गेट ट्रेनिंग कहते हैं। उसको कराने के लिए हमको दोबारा पुनः 10% पेशेंटों को एडमिट करना पड़ता है, बाकी लोग कर लेते हैं। ओमेगा प्लस हॉस्पिटल दोनों घुटनों का एक साथ प्रत्यारोपण करने वाला वाराणसी का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और डॉक्टर कर्मराज सिंह, जो कि अब तक 200 से भी ज्यादा घुटनों का ऑपरेशन कर चुके हैं, ऑपरेशन की कुशल कला के अलावा अपने कुशल व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। हर मरीज ओमेगा प्लस हॉस्पिटल में दर्द से कराहते हुए अन्य लोगों के सहारे आता है और मात्र 8 दिनों में मुस्कुराते हुए यहाँ से अपने पैरों पर चलकर जाता है। सही इलाज, सही परिणाम। ओमेगा प्लस हॉस्पिटल, नेवादा, सुंदरपुर रोड, वाराणसी। मोबाइल नंबर 7309373093। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के प्रदेश संगठन मंत्री से खास बातचीत। जी हां, एग्जिट पोल के नतीजे भाजपा के पक्ष में है। इस विषय पर राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी के प्रदेश संगठन मंत्री और सभी पदाधिकारियों के साथ एक खास बातचीत फास्ट न्यूज इंडिया की टीम ने की। इस कार्यक्रम में दिवाकर कुमार गुप्ता जिला अध्यक्ष, अरूप पांडे जिला महासचिव, वंदना ललोरिया बूथ अध्यक्ष, भाजपा आदि लोग सम्मिलित हुए। एग्जिट पोल के नतीजे भाजपा के पक्ष में है, आपको कैसा लग रहा है? असत्य पे सत्य की जीत, अधर्म पे धर्म का प्रहार। 70 सालों में जो लोग न्याय नहीं कर सके, जिन लोगों ने छद्म धर्म निरपेक्षता का आवरण ओढ़ा, जिन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाया, आज जनता ने दिखा दिया कि महाठगबंधन भी ध्वस्त हो गया और विकास की जीत हुई। के अपमान के संबंध में आप क्या कहेंगे? किसी को भी हिंदू धर्म के स्वाभिमान से खेलने का हक नहीं है। जिस प्रकार से हम दूसरे धर्मों का भी आदर करते हैं, उसी प्रकार से हर एक को हमारे धर्म का भी आदर और सम्मान करना चाहिए। अमेज़न ने जो ये धृष्टता की है, इस धृष्टता का उसको उचित जवाब दिया जाएगा। यदि वो लिखित रूप से माफ़ी नहीं मांगेगा, लिखित रूप से माफ़ी नहीं मांगेगा और सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगेगा अगर, तो उसके खिलाफ एक बृहद आंदोलन राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी चलाएगी। जातिवाद की राजनीति में के चलते हिंदू एक नहीं हो पा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत ही जटिल प्रश्न है और इसकी शुरुआत राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी ने कर दी है, नीचे से हिंदुओं को जोड़ने की। हम जात जात में जो बटे हुए लोग हैं, एक होने का पूरा प्रयास करेंगे। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मंदिरों में जो भी पैसे आते हैं, बड़े मंदिरों में जहाँ पर बड़े बड़े चढ़ावे आते हैं, वहाँ का 25% धनराशि गरीब हिंदुओं में दे दी जाए, जिसकी वजह से जो नीचे के लोग हैं वो भी जुड़े एक धारा में और जात नाम का कोई चीज़ रही नहीं जाए। सिर्फ आदमी कहे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आपके लोग ने क्या कार्यक्रम है? जिस प्रकार से अभी आपने हमसे कहा था कि जात में लोग बट रहे हैं,
इसके नाते एक हिंदू जागरण यात्रा निकालने का प्रस्ताव है। उसके अलावा यदि अमेज़न माफ़ी नहीं मांगता है तो उसके खिलाफ आंदोलन का है। ममता बनर्जी अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आती तो उनके खिलाफ आंदोलन का है। और मैंने पहले भी बताया कि परम पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी, परम पूज्य राजनाथ सिंह जी, परम पूज्य माननीय मोदी जी के साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी उनके हर एक दिशा निर्देशों का पालन करेगी और उनके द्वारा बताए गए हर रास्ते पर चलेगी। और परम आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गोस्वामी अनुराग भृगवंशी जी के साथ कदम से कदम मिलाएगी और उनके आदेशों के अनुसार जो भी आंदोलन होगी उसकी रूपरेखा हम तैयार होगी तो हम आप सब मीडिया वालों को बताएंगे। धन्यवाद। आपको लगता है कि एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और क्या लगता है कि प्रधानमंत्री फिर से दोबारा माननीय नरेंद्र मोदी जी आएंगे और क्या करेंगे? इस बार अगर जीत के आते हैं तो क्या करेंगे, उनके क्या उद्देश्य होंगे? इस बार तो पिछले से भी दुगना होगा। अभी तो उन्होंने 4 साल में 5 साल में सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचार की ऊपरी काई हटाई। अभी तो भ्रष्टाचार को बहुत आंतरिक काई के रूप में हटाना है। समुंदर के अंदर जाना है, भ्रष्टाचार को हटाना है और वहाँ से मोती और अमृत रूपी कलश लेकर के आना है। और माननीय मोदी जी अभी जिस प्रकार से विकास की रफ्तार बढ़ा रहे थे, आने वाले 5 सालों में विकास के साथ साथ रोजगार के इतने अवसर उपलब्ध करा देंगे कि जिसको देख करके विपक्षियों के पसीने फिर अगले 5 साल में फिर छूटने वाले हैं। लेकिन अभी देखिए, अब सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये बता दूं विपक्ष के बारे में एक चीज़ कि इनके लिए तो यह है कि चोटें तो बहुत सी खाई पर दिल की बहक बाकी है। इनके दिल की बहक आज भी बाकी है, चाहे कितनी चोट खा लें। खैर, ये तो 23 तारीख का परिणाम बता देगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी का राज तिलक होगा और हम सब लाभान्वित होंगे। देश की 130 करोड़ देशवासी लाभान्वित होंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः एक नए भारत का निर्माण, जो इस समय विकास की रफ्तार है, वो और तेजी से होगी और हम विश्व के पटल पे नंबर 1 कहलाएंगे। अपना परिचय दीजिए। मनोज कुमार ललोरिया, प्रदेश संगठन मंत्री, राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी। अब यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा विराम। मैं हूं संस्कृति, मैं हूं आस्था, मुझ में है रिश्तों का एहसास, क्योंकि हर पल होता है कुछ खास। रखता हूं आपकी पसंद वो जेब का पूरा ध्यान, क्योंकि देवतुल्य है हमारा मेहमान। काशी की परंपरा का नया नाम रिदम रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट व्यंजन मतलब रिदम रेस्टोरेंट। शादी, विवाह, बर्थडे व किसी भी तरह की पार्टी फुल्ली एयर कंडीशन लार्ज हॉल में कीजिए मात्र 350 रुपए प्रति प्लेट की दर से। रिदम रेस्टोरेंट, केएलजी स्मृति भवन, दाऊजी उपवन, रथ यात्रा, वाराणसी। जरूर पधारें। विराम के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जी हां, प्रयागराज होलागढ़ में मोटरसाइकिल चोर सरगना हुआ गिरफ्तार। आशीष कुमार उर्फ बोनी मिस्त्री निवासी चांटी थाना होलागढ़ प्रयागराज से 12 मोटरसाइकिल हुई बरामद। होलागढ़ थानाध्यक्ष संतोष कुमार दुबे की बड़ी मशक्कत से मोटरसाइकिल सरगना हुआ गिरफ्तार और साथ में बाइक भी हुई बरामद। प्रयागराज से हमारी संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की ये रिपोर्ट। यूपी 70 क्या है? कहाँ नंबर लिखा? नंबर का कौन नंबर? अब यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। सतगुरु के दरबार में भाई
हैं। मतगणना स्थल के प्रवेश गेट से किसी भी वाहन का प्रवेश अनुमान्य नहीं। जी हां, 23 मई 2019 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 की मतगणना कार्य की कवरेज हेतु मीडिया बंधुओं के लिए व्यवस्था संबंधी एडवाइजरी दी गई, जैसे किसी भी तरह की असुविधा की स्थिति में सूचना विभाग के अधिकारी उनके दूरभाष नंबरों पर तथा स्वयं भी मीडिया सेंटर में उपलब्ध रहे आदि। प्रयागराज से हमारी संवाददाता कुमारी मनोज सिंह से बात करते भानुचंद्र गोस्वामी, जिलाधिकारी प्रयागराज। नहीं, धरना नहीं दे रहे थे। ये माननीय निर्वाचन आयोग की यह व्यवस्था है कि इनको भी उसकी निगरानी की सुविधा प्रदान की जाती है। उसके तहत ये सभी लोग यहाँ पर अपनी निगरानी में बैठे हुए हैं। कहीं किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन जनपद प्रयागराज में नहीं हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। Life is not just about learning any special subjects or about getting command over any language. Life is about neither getting excellence in just arts nor becoming a great sportsman or being a technology savvy. Life is all about becoming the person who follows social responsibilities and culture along with his dream profession. The school which helps to create such brightest citizens of tomorrow is BNS School. BNS School, based in the cultural capital of India, Varanasi, and active since 1978, has a vision of building the school which will bring education, art, sports and culture together and instill them in the mind and soul of the students to build the leaders of tomorrow. BNS English School, Naria, BHU and Kudsato, Chaukhandi, Varanasi, both are affiliated to CBSE, New Delhi. The school admits children from LKG to class 9th and 11th only after the child has been duly tested and found fit for. BNS School, a world-class school with a touch of Indian culture in its infrastructure and approach, is built by keeping in mind the needs of young minds while they are in school. You will feel the air and will get essence of future of your child when you enter in campus. The students who have talent and hunger to become a prominent personality have to be guided to become the person who is ready to face any challenge in his path, and there is no other place in the world other than school where he gets it. Every person who is working towards development of BNS School participates in meetings to develop plans to make curriculum better in terms of delivering the subjects to students. BNS School hasn't left out on extracurricular activities. The school provides platform for arts such as dance as well as for the athletic activities through various sports. Here, students get in-depth understanding of what they learn through unique ways of teaching, which brings miraculous inventions out of their imagination backed by knowledge. The students quickly adapt to the technology and practical knowledge they get from school. I'm studying in BNS English School, and BNS English School is one of the most famous school in Varanasi. Lab facilities, library facilities, audio-visual classes, smart classes for weak students has increased my confidence, and I feel too proud that I'm the student of BNS School, Kursato Chaukhandi. Students have command over the language to express their thoughts through any means of communication, be it verbal, non-verbal, or through drama and literature. Students of BNS are not only better at learning any subject,
but also working hard towards becoming caring person with assertive attitude while dealing with others. Students participate in social activities with enthusiasm. Students actively participate in cultural activities such as festivals as well as annual gatherings that take place in school and demonstrate their various talents through performance. In BNS campus, students have facilitated with hostel facility for those students who came long way in search of school for overall development or want to live in hostel to utilize facilities of school which they cannot get at home. At the end of their school days, they become clearer in mind, caring in nature, assertive in attitude and confident in personality without forgetting their social responsibilities and culture. BNS School is based in the holy city of India and the oldest holy place in the world. It is working towards creating brightest citizens and leaders of tomorrow of this country. अरे यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ज्वेलरी की शॉपिंग कहाँ से करूँ? सारे डिजाइनर शोरूम तो शहर में हैं। बिल्कुल नहीं, अब तो तू शॉपिंग पांडेपुर से ही कर सकती है। मैंने अभी अभी अपनी शादी की सारी शॉपिंग हरे कृष्ण ज्वेलर्स पांडेपुर से ही की है। अरे भैया गाड़ी जरा लालपुर रोड की तरफ मोड़ना। जी हाँ, अब वरुणा पार के लोगों के लिए भी श्री हरे कृष्ण ज्वेलर्स लेकर आए हैं सोने, चांदी और हीरे के डिजाइनर ज्वेलरीज लालपुर रोड, पांडेपुर, वाराणसी में भी। जी मम्मी, भैया की शादी की ज्वेलरी कहाँ से ले रही हो? वही तो सोच रही हूँ। क्यों? हरे कृष्ण ज्वेलर्स है ना, वो भी घर के पास महमूरगंज में ही। अब सारी मनपसंद ज्वेलरी वहीं मिल जाएगी। पूरे शहर की खाक छानने की बिल्कुल जरूरत नहीं। श्री हरे कृष्ण ज्वेलर्स का नवीनतम शोरूम अब महमूरगंज, वाराणसी में भी। सोने, चांदी व डिजाइनर ज्वेलरी का विशालतम शोरूम अब आपके बिल्कुल पास। श्री हरे कृष्ण ज्वेलर्स की ट्रेडिशनल व डिजाइनर ज्वेलरीज अब आपके बिल्कुल पास लालपुर रोड, पांडेपुर एवं महमूरगंज, वाराणसी में, जहां है आपकी पसंद के लेटेस्ट कलेक्शन, वो भी एक से बढ़कर एक। खबरों का सिलसिला लगातार फास्ट न्यूज इंडिया पर जारी रहेगा, लेकिन आप जरूर बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।